लास्ट वीडियो तक हमने ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल पर बात कर ली थी। हम एक जनरल समरी देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा हुआ है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था जिसमें 6 कार्बन थे और हमने देखा था कि 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन के बाद वो रेगुलेट होता है और कुल रिएक्शंस के बाद वो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनाता है। ये 2 पायरुवेट दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल दो क्रेब्स साइकिल्स रन करते हैं। ये रिएक्शन अभी तक हमने देखा है। इस टोटलिटी में हम कुछ मेजर चीजों पर बात करते हैं। एक, एनर्जी कितनी निकली, कितनी काम आई और कितने CO2 निकले। जैसे यहां हमने ये देखा है कि 2 ATP का उपयोग हुआ था, तो 4 ATP कुल उत्पादन हुआ और हमने कैलकुलेट किया कि इन 4 में से नेट प्रोडक्शन 2 माना जाएगा। इसके अलावा क्योंकि हर अभिक्रिया 2 बार चल रही थी, तो यहां हमने देखा था कि जब PgAl का कन्वर्जन 1,3-डाइपीजीए में होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो NADH2 भी प्रोड्यूस हुआ था। तो 2 अणु NADH2 के प्रोड्यूस हुए, यानी ग्लाइकोलिसिस के दौरान किसी प्रकार का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। 6 कार्बन जो यहाँ थे और पाइरुवेट है 3 कार्बन का, 2 अणु यानी 6 कार्बन यहाँ पर अवेलेबल है। जब लिंक रिएक्शन हुआ तो हमने देखा कि यहाँ से दो अणु CO2 के निकलेंगे। एक पाइरुवेट से 1 अणु, तो 2 पाइरुवेट से 2 CO2 निकले। साथ ही एक पाइरुवेट से 1 NADH यानी 2 पाइरुवेट से 2 NADH का निर्माण हुआ। जब क्रेब्स साइकिल रन किए, एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में गया, तो यहां क्या हुआ, हमने देखा CO2 निकले, एक क्रेब्स साइकिल से निकले 2, यानी 2 क्रेब्स साइकिल से 4 CO2 निकले। और ये 4 किस रेशो में थे, दो प्लस 2 के रेशो में थे, यानी 2 सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन थे और 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सिजन सक्सीनेट टू अल्फा केटो ग्लूटानिक एसिड में 2 निकले, एक एक करके, और फिर अल्फा KGA जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तब एक एक करके 2 और निकले, क्योंकि हम 2 रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन लगा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा डायरेक्ट एक क्रेब्स साइकिल में 1 ATP या GTP का निर्माण होता है। इसका मतलब कुल 2 GTP या 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ। GTP और ATP दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स इंटरकन्वर्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं एनर्जी अमाउंट को लेकर। इसके अलावा हमने देखा
एक क्रेब्स साइकिल में एक FeDH2 निकलता है, इसका मतलब 2 क्रेब्स साइकिल में 2 FeDH2 निकलेगी। इसके अलावा एक क्रेब्स चक्र से 3 NADH2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब है 2 क्रेब्स साइकिल से 6 अणु NADH2 के प्रोड्यूस होंगे। ये टोटल हमने समरी देखी है और ये समरी का मुख्य उद्देश्य 3 बातें हैं। एक, कितनी एनर्जी एंटर की, अंडरस्टूड है। 2 की कितनी एनर्जी डायरेक्ट बनी, अंडरस्टूड है। 2 नेट यहाँ बनी और 2 GTP यहाँ बने, प्लस कितने CO2 निकले, 2 यहाँ निकले और 4 यहाँ निकल गए। कुल NADH और FeDH का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो डिफरेंट स्केल्स पर लिखा हुआ है। हम इसका एक टोटल कैलकुलेशन यही कर दें। एक NADH 3 ATP के योग्य है और एक FeDH 2 ATP के बराबर है, अंडरस्टूड है। जो 6 NADH के अणु निकले हैं वो 3 ATP देंगे, यानी 18। 2 FeDH प्रत्येक से 2 निकलेंगे, यानी 4। ठीक, 18 यहां से, 4 यहां से, 18 + 4 22, 22 और 2 ये है, तो कुल 24 ATP 2 क्रेब्स साइकिल से जनरेट होंगे। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था कि 1 क्रेब्स साइकिल गिव्स 12 ओवरऑल ATP। 2 NADH2 यहां दिख रहे हैं मुझे, छह ATP ये देगा। 2 NADH2 यहां दिख रहे हैं मुझे, तो 6 ATP ये देगा। देखिए क्लियर है, 24 यहाँ, 6 यहाँ से मिल गए 30, 6 यहाँ से मिल गए 36 यानी 36 प्लस 2 नेट, दैट इज 38। ये अगर मैं ग्रॉस लूँ तो 24 + 6 30 + 6 36 और 4 यहाँ से 40, यानी किसी ग्रैंड टोटल को मैं 38 कहूँगा या 40 कहूँगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ से ग्रॉस 4 उठाता हूँ या नेट 2 उठाता हूँ। ये टोटल तो सेम ही है, 24 + 6 + 6 दैट इज 36, 6 + 6 12 एंड 24, 36 तो आ ही रहा है। पर अगर मैं 36 में 2 नेट जोड़ दूंगा तो नेट वैल्यू 38 कहलाएगी। अगर मैं 36 में 4 ग्रॉस जोड़ दूंगा तो 40 ग्रॉस हो जाएगा। तो नेट और ग्रॉस की जो कैलकुलेशन है वो वास्तव में इसी पर डिपेंड करता है कि मैं यहां से क्या वैल्यू ले रहा हूं। तो हम ओवरऑल ये मानकर चलते हैं कि फाइनली नेट ATP का प्रोडक्शन ओवरऑल रेस्पिरेशन से होगा। कुछ रेयर केसेस में ये 36 भी हो सकता है नेट प्रोडक्शन। ये कैसे होगा इस पर हम नेक्स्ट वीडियोस में जब जरूरत होगी, हम शटल सिस्टम नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ये समरी हमें याद रहना चाहिए क्योंकि ये समरी हमें ये समझा रहा है कि एक्चुअली एनर्जी मॉलिक्यूल्स कितने बने, कितना प्रोडक्शन नेट हुआ, कितना ग्रॉस हुआ, CO2 कहाँ कितनी निकली, ये टोटल अमाउंट, ये एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, ये जनरलाइज्ड पैटर्न
हमारे दिमाग में ड्रॉन रहेगा। तो ये समरी हमें निश्चित रूप से याद रहना चाहिए ताकि हम एक टोटल कैलकुलेशन देख सकें। यहाँ समरी में मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात जो आगे काम आएगी वो मुझे और मालूम पड़ रही है कि इस पूरे रिएक्शन में ग्लूकोज से लेकर क्रेब्स साइकिल खत्म होने तक 12 कुल डिहाइड्रोजनेशन हुए हैं। 2 यहाँ है NADH2, 2 यहाँ है, 2 और 2 4 हो गया, 2 यहाँ है FADH2 के, 4 और 2 6 और 6 यहाँ है 12। फिर से कैलकुलेट करते हैं। 2 NADH यहाँ, 2 NADH यहाँ 4, 2 FADH यहाँ 6 और 6 12। Total 12 dehydrogenations took place in one complete oxidation of a glucose molecule. This will correlate to the amount of oxygen atoms required and the metabolic water produced at the end of the overall chapter when we calculate the water produced, metabolic water produced and the oxygen atoms utilized in complete oxidation of glucose. That will help the 12 dehydrogenations in all. That's all for today. Thank you.